Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum to everyone who is watching this video. आज जो हमारा टॉपिक है वो है डिसएडवांटेजेस ऑफ नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। जो पिछले लेक्चर मैंने पार्ट 1 में कुछ एडवांटेजेस जो है वो मैंने कवर किए थे और एक आध डिसएडवांटेजेस किए थे, लेकिन डिसएडवांटेजेस में सिर्फ एक हुआ था, बाकी दो रहते थे। तो एक तो जो डिसएडवांटेजेस हैं, जो 3 डिसएडवांटेजेस मैं आपको बता देता हूं कि कौन कौन से, व्हाट आर द 3 डिसएडवांटेजेस ऑफ नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। एक तो ये है कि दे आर लेस सेंसिटिव देन द पैरामेट्रिक counterparts when the assumption of the parametric methods are met. Therefore, larger differences are needed before the null hypothesis can be rejected. उसमें यानी जैसे मैंने कहा था कि अगर आप पैरामेट्रिक टेस्ट अप्लाई करते हैं और मामूली डिफरेंस आता है आपके टेस्ट स्टैटिस्टिक में और टेबुलेटेड वैल्यू में, तो फिर आप स्ट्रेट अवे नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देते हैं। लेकिन जो नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट होते हैं वहां पे रिजेक्ट करना मामूली डिफरेंस के साथ, फिर आप उसको जनरलाइज नहीं कर सकते, तो लिहाजा आपको एक बड़ा वैल्यू चाहिए। ये कैसे, लेट मी एक्सप्लेन इट। कि सपोज ये जो है पैरामेट्रिक टेस्ट है, आपका जो क्रिटिकल वैल्यू सपोज वो 1.96 है। अगर यहां पे आपका 1.98 पे आ जाता है तो यू स्ट्रेट अवे यू रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस, यू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। लेकिन अगर ये सपोज नॉन पैरामेट्रिक है और आपका टेबुलेटेड वैल्यू लेट सपोज 1.5 है, अज्यूम कर लेता हूं, और आपका जो टेस्ट स्टैटिस्टिक है वो 1.6 है, तो आप आसानी से नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट नहीं कर सकते। आपको लार्जर डिफरेंस चाहिए। यानी कितना डिफरेंस? सपोज अगर आपका 1.5 ये टेबुलेटेड वैल्यू है, तो आपको अगर 2.5 तक आ जाए, 2 तक आ जाए, तो देयर इज अ मेजर डिफरेंस। यहां पर डिफरेंस ज्यादा होगा, तो उस पे फिर आप क्या कर सकते हैं कि आप नल हाइपोथेसिस को जी रिजेक्ट कर सकते हैं। नल हाइपोथेसिस देन कैन बी रिजेक्टेड विद अ लार्जर डिफरेंस, या माइनर डिफरेंस के साथ आप पैरामेट्रिक टेस्ट में नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर सकते हैं, नॉन पैरामेट्रिक को नहीं। अच्छा जी, अब इसको आगे लेते हुए जो डिसएडवांटेजेस हैं, they tend to use less information than the parametric test. For example, the sign test requires the researcher to determine only whether the data values are above or below the median, not how much above or below the median each value is. तो ये दूसरा डिसएडवांटेज है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास अगर 40 जो है वो मीडियन है, सपोज 40 इज द मीडियन, तो मैं जब साइन दे देता हूं प्लस माइनस 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 और प्लस के, ये साइन अब इंशाल्लाह हम करेंगे अभी कि ये साइन हम किस तरह देते हैं। तो मुझे ये वैल्यू कितना, हाँ जी, तो ये इसमें पता नहीं चलता कि ये वैल्यू इससे कितना दूर है, ये कितना दूर है, ये कितने फासले पर है। इसमें छोटे और बड़े का पता नहीं चलता कितना छोटा है कितना बड़ा है। सिर्फ मीडियन के बिलो और मीडियन के अबव वैल्यू ले लेते हैं, इनको प्लस कर देते हैं कि माइनस के कितने सिंबल्स हैं, प्लस के कितने हैं, और जो छोटा वैल्यू होता है उसको टेस्ट स्टैटिस्टिक के तौर पर आप ले लेते हैं और उसको कंपेयर करते हैं टेबुलेटेड वैल्यू के साथ। तो ये इसका जो है ना डिसएडवांटेज है कि ज्यादा इंफॉर्मेशन आपको नहीं देते। तीसरा जो डिसएडवांटेज है वो ये है कि दे आर लेस एफिशिएंट देन देयर
parametric counterparts when the assumption of the loss of information, when the assumptions of the parametric methods are met. That is, larger sample sizes are needed to overcome the loss of information. For example, the non-parametric scientist is about 60% as efficient as its parametric counterpart, the z-test. Thus, a sample size of 100 is needed for the use of the scientist compared with the sample size of 60 for the use of the z-test to obtain. ये तीसरा जो बड़ा डिफरेंस है, जैसे मैंने कहा था कि अगर नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट आप अप्लाई करते हैं तो आपको एक लार्जर सैंपल की जरूरत होती है एज कंपेयर टू द पैरामेट्रिक। पैरामेट्रिक टेस्ट में अगर आप फॉर एग्जांपल 60% जो है वो आपका सैंपल साइज है, तो यानी 60% नॉन पैरामेट्रिक में ज्यादा होना चाहिए। फॉर एग्जांपल जी टेस्ट के लिए अगर आपका सैंपल साइज 60 है तो आपको नॉन पैरामेट्रिक के लिए 100 लोगों का सैंपल लेना चाहिए। उस वक्त जब आपके पास रिजल्ट आ जाता है, डिफरेंट सिग्निफिकेंट डिफरेंस होता है, तो उसके बाद जो है ना आप हाइपोथेसिस को जो है ना वो रिजेक्ट कर देते हैं। तो ये एक डिसएडवांटेज है नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट का जो हम अप्लाई करते हैं। इसलिए कि जब भी किसी स्टडी में बहुत सारे नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट जो है ना वो अप्लाई होते हैं, तो फिर उसको देखा जाता है कि उनका सैंपल साइज कितना है, छोटा है या बड़ा है, और जाहिर सी बात है कि अजम्पशन को तो वो मीट नहीं करते हैं। तो फिर सैंपल साइज इसको देखते हैं कि इनका सैंपल साइज सफिशिएंट है कि नहीं है, और आया ये रिजल्ट्स जो उनके आए हैं वो जनरलाइज किए जा सकते हैं पॉपुलेशन पे कि नहीं किए जा सकते। इन चीजों को देखा जाता है। तो ये डिसएडवांटेजेस हैं, और जाहिर सी बात है कि कुछ एडवांटेजेस जो हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किए थे, कुछ एडवांटेजेस भी हैं। अब हम बात करेंगे कि जो रैंक्स होते हैं, रैंक टेस्ट, रैंक टेस्ट और फिर साइन टेस्ट, और इसमें कुछ कंबाइन है साइन रैंक टेस्ट, साइन रैंक टेस्ट। तो हम ये सीखते हैं कि ये साइन वाला क्या है, ये रैंक जो हम वैल्यूज को देते हैं, और कंबाइन साइन रैंक देते हैं कि पहले साइन कर लेते हैं उसके बाद जो है ना वो रैंक देते हैं। तो इसको हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले रैंकिंग क्या होती है। फॉर एग्जांपल, एक जज हैं, जज जो किसी कंपटीशन ऑफ स्पीचेस में बैठे हुए हैं। द जज इज सिटिंग टू जज द स्पीकर्स आर द स्पीचेस अकॉर्डिंग टू देयर क्वालिटी ऑफ स्पीच, कि उन्होंने कैसे बोला है। तो जो स्पीकर्स है, फॉर एग्जांपल जो लोग आते हैं वो स्पीक करके चले जाते हैं, उनके फॉर एग्जांपल ये जो हैं, ए स्पीकर हैं, बी स्पीकर हैं, सी हैं, डी हैं, ई हैं, एफ हैं, एंड सो ऑन, जी हैं। इतने स्पीकर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 लोग आए, उन्होंने स्पीक किया, और ये इनके रेटिंग है। जाहिर सी बात है उनको नंबर तो देंगे ना, नंबर देंगे। अगर ये रेटिंग है, सपोज पहला स्पीकर जो ए है, उन्होंने आउट ऑफ 10 जो मार्क्स लिए हैं वो 5 लिए हैं, उनका स्पीच इतना अच्छा नहीं था। बी वाला जो है उन्होंने 9 लिए हैं। इसी तरह सी वाला जो है उसने 8 लिए हैं, डी वाला इसने भी 8 लिए हैं, ई जो है इसने 6 लिए हैं, एफ जो है इसने 4 लिए हैं, और जो जी है उसने समहाउ 7 मार्क्स आउट ऑफ 10 लिए हैं। अब इसको हम रैंक कैसे करेंगे। रैंक हम इस तरीके से करेंगे कि उसको अकॉर्डिंग टू द मार्क्स जो हैं वो हम उस ऑर्डर में लेके जाएंगे। फॉर एग्जांपल, यहां पर जो मार्क्स हैं वो बी पहले हैं जिसके 9 मार्क्स हैं। इसी तरह सी और डी एक जैसे मार्क्स है, 8 और 8। इसी तरह ये जो जी हैं, उसके बाद जी हैं,
उसके बाद जी, फिर ए है, सॉरी ई है, ई, उसके बाद ए और उसके बाद एफ है। इस तरीके से जी के मार्क्स जो है ना वो 7 है, ई के मार्क्स 6 हैं, और इसी तरह जो ए है वो 5 है और इसके मार्क्स जो है वो 4 है। ये वाइस वर्सा भी हो सकता है, डिपेंड्स के आपने जो स्केलिंग की है वो किस तरह की है। स्पीचेस को अगर आप पोजीशन के हिसाब से करते हैं कि जो फर्स्ट पोजीशन है जिसके सबसे ज्यादा मार्क्स हैं उसको आपने पहला पोजीशन 1 इज द बेस्ट एंड 10 और 10 इज द वर्स्ट, इस तरह भी कर सकते हैं। और अगर आपने करना है कि जिसने ज्यादा मार्क्स लिए हैं ये 9 वो बेस्ट है और जो कम कम मार्क्स लेते हैं वो वर्स्ट की तरफ जो है ना वो जाते हैं। तो अब बी जो है ये स्पीकर्स है, इसको मैंने अरेंज किया और ये इसके रेटिंग है, जो मार्क्स उनको मिले हैं, और ये जो है ना रैंक्स हैं। जो सबसे ज्यादा मार्क्स लिए हैं उनको पहली पोजीशन है, जो बाद में है वो दूसरी है, और ये फिर तीसरे में आते हैं। क्योंकि ये एक जैसे हैं तो एक जैसे के लिए हम क्या करते हैं कि ये एक जैसे मार्क्स हैं, तो जाहिर सी बात है उनको आप 2 और 3 में रैंक्स तो नहीं दे सकते। फिर आप क्या करेंगे कि इसका तरीका जो है, इन दोनों को जो पोजीशन है 2 + 3 डिवाइडेड बाई 2, यानी इनके पोजीशन सेकंड और थर्ड पे आ रही हैं, तो 2 और 3 को प्लस करके ये 5 है, 5 को 2 पे डिवाइड कर दें तो ये आया 2.5। तो इनका जो रैंक है 2.5 इसका आएगा और 2.5 जो रैंक है वो इसका आएगा। तो ये पहली है, दूसरी, ये तीसरी, और ये चौथी पोजीशन पे जाएगा, ये पांचवी, ये छठी, और ये 7वें पोजीशन पे आ जाएगा। 7 लोग हैं तो पहली पोजीशन जिसकी है वो उन्होंने 9 मार्क्स लिए हैं। इसी तरह ये दोनों एक जैसे हैं तो हम पहली, दूसरी और तीसरी पोजीशन को प्लस करके 2 पे डिवाइड कर देते हैं, 2.5 2.5, और इसी तरह जो 7 मार्क्स वाले हैं वो चौथे पे आया, 6 वाला जो 5। तो इसी तरह जब हमें डेटा दिया जाता है, डेटा, तो हम उसको अकॉर्डिंगली इस तरीके से जो है ना वो रैंक्स दे देते हैं कि आए वो पहली पोजीशन है, दूसरे हैं, तीसरे कौन से वाले में फॉल करता है, इस तरीके से हम रैंकिंग करते हैं। अब हम आते हैं साइंस पे कि हम साइंस किस तरह देते हैं। डेटा अगर आपको दिया जाता है, मैं आपके साथ शेयर करता हूं, ये वाला फॉर एग्जांपल ये नहीं,